नमस्कार। आरएनटीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां पर सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक। आपको बड़ी अपडेट दे दें, 7 अप्रैल को लोक भवन में कैबिनेट बैठक और 7 अप्रैल को 10:30 बजे लोक भवन में यह अहम बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने जा रही है। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 7 अप्रैल को ही लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी और बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी, जिसमें कि सरकार के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी और उन पर निर्णय लिया जाएगा। अनुमान है कि इस बैठक में कई विभागों के नई योजनाओं और बजट नीतियों पर मुहर लगेगी। बैठक में राज्य सरकार के मंत्री हिस्सा लेंगे और जनता से जुड़े फैसलों पर विचार विमर्श करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास और जनता के हित में ही होंगे। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप हापुड़ पहुंचे और महर्षि कश्यप निषाद युवा जागृति संस्था के जयंती समारोह में मुख्य अतिथि बने। कश्यप समाज के लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया है और मंत्री ने कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सम्मान, व्यापार और संस्कृति को मजबूत करना जरूरी है। उन्होंने समाज के ऋषि मुनियों के सम्मान पर भी जोर दिया और 2027 चुनावों को लेकर बोले हैं कि बीजेपी फिर से प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने विपक्ष और आम आदमी पार्टी की आलोचना की है। यूजीसी कानून पर मंत्री ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है। हापुड़ में कश्यप समाज के योग्य लोगों ने आज भगवान महर्षि कश्यप की जयंती बहुत उत्साह के साथ मनाई है। मैं मुख्य अतिथि के रूप में उनको बधाई देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुआ था, तो मैंने सभी आए हुए भाई बहनों को भगवान महर्षि कश्यप की जयंती की बधाई दी और साथ में इस बात का आग्रह भी किया है कि समाज को यदि मुख्य धारा में लाना है, देश में सम्मान और स्थान के साथ जीवन देने का अवसर देना है, तो हमने व्यापार कारोबार के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। अपने समाज के ऋषि मुनियों का सम्मान गौरव बढ़ाना पड़ेगा। खुशी की बात है कि हापुड़ जनपद चूंकि मिठास पाने वाले भाई बहनों का जनपद है, तो सभी लोगों ने भगवान महर्षि कश्यप के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया और समाज को संगठित करके अपने अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद दिया है। 2017-2022 लगातार उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को और मुझे उम्मीद है कि 2027 में भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनेगी। विपक्ष कह रहा है वो सरकार बनाना है 2027। विपक्ष ने तो हमेशा कहा है, कांग्रेस पार्टी जिसने 55 साल देश में सरकार चलाई हो, 11 वर्षों से ठीक से लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन सके, ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश में जब जो लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और एक परिवार की परिधि में सियासत को बांध के रखेंगे, अब देश और प्रदेश की जनता उस सियासत को पसंद नहीं करती। इसलिए सबका साथ, सबका विकास ही आज प्रदेश और देश की जनता की जरूरत है और ये केवल भारतीय जनता पार्टी ही करती है। यूजीसी कानून को लेकर जनरल जो है वो नाराज है क्या बीजेपी से? क्या कोई नाराज नहीं है। यूजीसी को लेकर कोई नाराज नहीं है और वैसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने यूजीसी के इश्यू पर स्थगन आदेश जारी कर दिया। मामला सब जुडिश है, इसलिए उस पर टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता का आशीर्वाद योगी जी मोदी जी को, तो 2027 में इसका कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। 2017 से मजबूत स्थिति में हम 2027 में फिर से सरकार बनेंगे। आम आदमी पार्टी ने अपने जो राघव चड्ढा उपनेता पद से उन्हें हटा दिया है। राघव चड्ढा जी, कुमार विश्वास जी, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए चले थे, लेकिन केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार के आक्रोश में अंधभक्त होकर अपने साथियों को खोने का काम किया। इसीलिए आज आम आदमी पार्टी
यूपी के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मोहसिन राजा ने बीसीसीआई से रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश के लिए 4 टीमों की मांग की है। राजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग और 75 जिले हैं, लेकिन केवल एक टीम के होने के कारण ही हजारों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से एक से अधिक टीम बनाने का कोई रोक नहीं लगाई है और 4 टीम बनने से अधिक खिलाड़ियों को राज्य स्तर पर यहाँ पर अवसर मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर ही अवसर मिलेगा और इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों की प्रतिभाओं को सम्मान प्रतिनिधित्व मिलेगा। और इसके साथ रजा ने खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों से समर्थन की अपील की। देश भर में आतंक फैलाने की साजिश रचने के आरोप में एनआईए ने साकिब, लोकेश और विकास अरबाब नामक 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आज उन्हें एटीएस की कड़ी सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान ही एटीएस ने उनकी रिमांड की मांग की है। अधिकारी बता रहे हैं कि आरोपियों से उनके कथित आतंकवादी नेटवर्क और योजनाओं के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मामले की जांच पूरे देश में जारी है। कोर्ट ने सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए भी अगली तारीख तय की। श्रावस्ती डीएम और एसपी ने श्रीराम भारत गैस एजेंसी का अचानक से निरीक्षण किया। जांच में 19,281 उपभोक्ता कनेक्शन और 540 बुकिंग पाई गई। मौके पर 154 सिलेंडर का स्टॉक था, जिसमें कि 25 सिलेंडर होम डिलीवरी के लिए सुरक्षित रखे गए और डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रिफिल समय पर उपलब्ध कराई जाए, उपभोक्ताओं को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। इसके साथ ही आपको बता दें कि घटतोली और अवैध वसूली पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी जा रही है और अधिक पैसे वसूलने पर होकर का लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। जिलाधिकारी और अन्य अधिकारी निरीक्षण में मौजूद रहे हैं। डीएम ने स्पष्ट किया कि गैस वितरण में कालाबाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। झांसी के मऊरानीपुर में भद्रकाली शक्तिपीठ का नया प्रवेश द्वार हल्की आंधी में गिर गया। यह द्वार कुछ महीने पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से विधान परिषद निधि से बनवाया गया था। घटना आधी रात को हुई और इसलिए कोई बड़ा नुकसान या फिर चोट नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण में घटिया और मानक विहीन सामग्री का इस्तेमाल हुआ। क्षेत्र में बने कई रैन बसेरों की हालत भी खराब बताई जा रही है। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रशासन इसकी जांच करेगा, जिम्मेदारी पर कब तक कार्रवाई होगी। हरदोई में बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में कोई भी जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। अधिकारी तय समय पर बैठक में पहुंचे और इंतजार करते रहे, लेकिन विधायक नहीं आए। सांसद जयप्रकाश रावत ने अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा, उपखंड अधिकारी जनता की शिकायतों को गंभीरता से नहीं सुनते। जिले में बिजली की स्थिति पहले से ही खराब है और सुधार नहीं हो रहे, जिससे कि लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। जनप्रतिनिधियों का बैठक बहिष्कार इस समस्या को उजागर करता है और विभागीय कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। ये मामला अब चर्चा का विषय भी बना हुआ है। सहारनपुर में मदरसा दारुल उलूम जकरिया के एक छात्र के साथ में हिंसक घटना सामने आई है। 2 व्यक्तियों ने छात्र को डंडों से पीटा और यह घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो देखने के बाद से पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है और इसके साथ तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। गंगोह क्षेत्र अधिकारी अशोक कुमार सिसोदिया ने बताया कि आरोपी नामजद किए गए हैं। जुनेद पुत्र फरजन और निवासी खानपुर और इसके साथ सोयब पुत्र गयूर निवासी धलापड़ा और दोनों आरोपियों को ही यहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मामले की आगे की जांच लगातार जारी है। कस्बा गंगोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मदरसे में एक बच्चे को 2 लोग पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। उक्त के संदर्भ में थाना गंगोह पर उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। उक्त प्रकरण मदरसा दारुल उलूम जकरिया का पाया गया है तथा दोनों नामजद अभियुक्तगण जुनैद व शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
सहारनपुर के आसनवाली गांव में मंदिर के पास नया शराब ठेका खुलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। सोमवार को दर्जनों महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और शिकायती पत्र सौंपा। उनका कहना है कि ठेका खुलने से महिलाएं और छात्राएं असामाजिक तत्वों की परेशानियों का सामना कर रही है। इसके साथ ही लोग शराब पीकर झगड़ा करते हैं और जिससे गाँव का माहौल भी खराब हो रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि युवाओं पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, ऐसा महिलाओं का कहना है। इसके साथ 25 मार्च को ठेके के पास सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई थी। सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने जांच और उचित कार्रवाई का भी निर्देश दिया। क्या हुआ, किस मामले को लेकर? वो खेत में से घूम कर आ रहे थे, ठेके के बिल्कुल थोड़े उड़े को तो बाइक वाले ने टक्कर मारी। अच्छा। उनका पता भी लग गया, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 25 तारीख की बात है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका क्या होगा? खेत से घर आ रहा था। आज यहाँ बीएम साहब को ऑफिस पहुंची है। हम 30 तारीख में भी आए थे, जब भी कुछ नहीं हुआ। हमने देखो यहाँ फायर भी करवा रखी है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस लारा लगा रही है, कभी कहा गाड़ी वालों का नंबर चाहिए, कभी कहा उनका चाहिए। उन्होंने गाड़ी किसी और को बेच दी। अब वो तो टक्कर मारने वाले की गलती है ना, उनका पता लग गया। कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। मजिस्ट्रेट साहब ने आए थे, उन्होंने क्या शासन दिया? तो क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा, हमें भी मिलने नहीं दिया। ठेक काटने में उन्होंने 8 दिन का टाइम दिया। 8 दिन बाद नहीं हटाते ना। आज के दिन हम तोड़ फोड़ कर देंगे वहाँ से, फिर नहीं हम आने की जरूरत पड़ने की। यहाँ से हम धरना धरेंगे, फिर वहाँ से हमारे को रोज रोज फिर जाता है। कमला है। कौन से गाँव के हैं? गाँव आसनवाली। थाना कौन सा है? हाँ देहात कोट वाले। अच्छा, क्या किस मामले को लेकर आए? हाँ माया जी, हमारे गांव के बीच में ठेका है और ठेके का नजदीक ही माता का मंदिर है, उसका आगे को स्कूल है। हमारी लड़की है, पूजा पाठ करने जा मंदिर में, बहू उनके साथ भी छेड़छाड़ हो दारू पी कर। और लड़के स्कूल में जा, वहाँ भी छेड़छाड़ हो उनके साथ दारू पी रहे। ये ठेका हटवाना चाह रहे हम तो। वहाँ पर हमारा जवान लड़का भी 1 हफ्ता हुआ मर गया। पुलिस कोई कर रहा। कैसे मरा? क्या वो मोटरसाइकिल वालों ने टक्कर मारी उसका, उनका पता भी लग रहा है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही कुछ भी। अच्छा, वो ठेका पहले से खुला है या अभी तभी खुला है? नहीं, ठेके को 5-4 साल हो गए। अब 2 हो गए। उस ठेके पर हमें दिक्कत हो रही। हाँ, 2 हो गए। दोनों हटने चाहिए वहाँ से। हाँ दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है। कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। जगह वहाँ है नहीं, रोड पर ठेका है। हम तो वहाँ घास लेकर भी, हमारे बच्चे भी जहाँ। अंबेडकर नगर के हजपुरा निवासी अखिलेश कुमार इजराइल में चल रहे युद्ध के दौरान फंस गए थे। उनकी पत्नी ने 25 मार्च को जनता दर्शन में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला से पति की सुरक्षित वापसी की गुहार लगाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने तुरंत ही मुद्दे को लेकर विदेश मंत्रालय और इजराइल में मौजूद भारतीय दूतावास से संपर्क किया। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और अखिलेश को पहले बस के जरिए जॉर्डन पहुंचाया गया, फिर हवाई मार्ग से मुंबई और अयोध्या लाया गया और 3 अप्रैल को उन्हें सकुशल उनके परिजनों को सौंप दिया गया। पति की वापसी से खुश परिवार ने प्रशासन का आभार जताया। आपको पता है कि इजराइल और ईरान, देखिए 25 मार्च 2026 को अखिलेश कुमार जो इजराइल में नेतन्याहू शहर में फंसे हुए थे, उनकी पत्नी जनता दर्शन में यहाँ पे आई थी और उनके द्वारा ये अनुरोध किया गया था कि उनके हस्बैंड को कुशलतापूर्वक इजराइल से वापस अंबेडकर नगर लाया जाए। तो इस संबंध में हम लोगों ने विदेश मंत्रालय और जो इंडियन एम्बेसी है उससे संपर्क किया और इनकी लोकेशन ली वहाँ पे कि कहाँ पे हैं ये इस वक्त। तो ये एम्बेसी से लगभग 30 किलोमीटर दूर पे स्थित थे और वहाँ पे आपको पता है कि इजराइल और ईरान की वॉर अभी चल रही है, तो इसलिए उनको लाने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। तो इजराइल में क्योंकि हवाई जो वहाँ का एयरपोर्ट जो था वो बंद था, तो इनको हम लोग जॉर्डन के रास्ते हम लोग लाए। तो ये घटना है लगभग 28 तारीख को हम लोग ने एम्बेसी से संपर्क किया और 28 तारीख को संपर्क करके उसके बाद 1 तारीख को जो है इनको जॉर्डन का वीज़ा इनको एम्बेसी द्वारा दिया गया और उसके बाद 2 तारीख की सवेरे इनको एम्बेसी लाया गया और एम्बेसी से फिर इनको जॉर्डन बस के माध्यम से इनको भेजा गया और उसके बाद अम्मान से इन्होंने मुंबई के लिए फ़्लाइट पकड़ी और फिर मुंबई से फिर ये अयोध्या के माध्यम से ये अंबेडकर नगर आए हैं।
गाजीपुर पुलिस ने 3 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो देश भर में साइबर ठगी कर रहे थे। और आपको बता दें कि ऋषिराज, रोहन कुमार और सचिन सिंह टेलीग्राम पर फर्जी कंपनी के जरिए लोगों को फंसाते थे। आरोपियों ने लोगों के नाम पर 700 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते बनाए और ठगी की रकम भी यहां पर ट्रांसफर की गई है। पुलिस की जांच में 75 से ज्यादा शिकायतें सामने आई हैं और जिसमें करीब 67 करोड़ रुपए की ठगी बताई जा रही है। आरोपियों के पास से 19 सिम कार्ड और 12 एटीएम कार्ड और 5 पासबुक और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। मामले की जांच लगातार जारी है। लगातार हमारी जो साइबर सेल एवं साइबर थाना है वो लगातार साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। उसी के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ मूल जो कि फर्जी खाते कहा जाता है उनके माध्यम से काफी भारी संख्या में ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को बहला फुसला कर और लालच देकर कमीशन के नाम पर इस पूरी गतिविधि का हिस्सा बनाया जा रहा है। जब इसकी गहनता से जांच की गई तब ये ज्ञात हुआ एक टेलीग्राम जो कि एक मैसेजिंग ऐप है उस पर एक क्राउन पे नामक कंपनी है। क्राउन पे नामक कंपनी टेलीग्राम के माध्यम से कुछ अपने लोगों को हायर करती है और फिर वो लोग विभिन्न लोगों को जोड़ते हैं, उनका अकाउंट फर्जी खुलवाते हैं और अकाउंट फर्जी खुलवा के उन खातों में ट्रांजैक्शंस होते हैं। और जो कंपनी के लोग हैं ये इन्होंने सिस्टम बना रखा है कि एक इन्होंने कुछ मोबाइल में एक ऐप डालते हैं। झांसी के सकरार थाना क्षेत्र में मौजूद लुहारी टोल प्लाजा पर एक युवती ने हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के अनुसार युवती अपनी महिला साथियों के साथ में कार्यक्रम से लौट रही थी, तभी उसे मोबाइल गुम होने का शक हुआ और इस बात पर गुस्से में आ गई और टोल प्लाजा पर हंगामा करने लगी। वहां पर लोगों का कहना है कि युवती नशे में थी और उसने बैरिकेडिंग भी तोड़ दी और किसी राहगीर ने उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। फिलहाल मामले में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी। गाजीपुर में मीद सेतु पर बड़ा हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी में यहां पर गिर गया, जिससे कि सवार 2 लोगों के डूबने की आशंका है। पीछे से आ रहे सब्जियों से लदा पिकअप वाहन ट्रेलर से बचने के प्रयास में पलट गया, जिससे 2 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य भी शुरू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रतिबंध के बावजूद पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही जारी है, जिससे बार-बार हादसे हो रहे हैं। नाम मेरा दया चौधरी है। हम ग्राम शिवराजपुर के रहने वाले हैं, जिला गाजीपुर। मामला ये है कि एक पिकअप और ट्रेलर का जैसे कि आमने सामने टक्कर हो चुका है। 3 बजे लगभग भोर का दुर्घटना है पिकअप और ट्रेलर का। दुर्घटना के बाद अभी तो कुछ हुआ नहीं है और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो चुका है। इसका स्थिति बहुत खराब है, गंगा नदी में इस समय गिर चुका है। रेलिंग तोड़ा है ट्रेलर और पिकअप यहाँ पे सामने है जो सब्जी लदा था वो यहीं पे फिर अब्दुल हमीद सेतु पे सुरक्षित है और वो अस्पताल गए हैं अस्पताल इलाज के लिए। यहाँ की गाजीपुर के प्रशासन की भी बहुत कुछ इसमें लापरवाही है, जो कि बड़े वाहनों का कुछ दिन पहले प्रवेश वर्जित नहीं था, अब रात को लगता है कि छोड़ा जा रहा है। ये राम बाबू सैनी सिंधु परिषद सह संयोजक पूर्व गौरव रक्षा प्रकोष्ठ। ये घटना ट्रेलर उस पार से इस पार आके उलट गया है। ये भोर की घटना है सर, 3 बजे भोर की घटना है। घटना का कारण यही लग रहा है कि ये ट्रेलर कहाँ से हो गया, वो उस पार से इस पार आने में आ जा रहा है। हाँ, तो पिकअप भी घटनाग्रस्त है। वो भागने में मतलब पुल पार करके मतलब मेदिनीपुर चट्टी पार करना बहुत जरूरी रहता है, उन लोगों का कहना है। आए दिन हम अक्सर आते हैं इधर से, शिवगंगा ढाबा बताते हैं लोग कि आते हैं जाते हैं, तो ये पुल पार करके शिवगंगा पार करना जरूरी रहता है इन लोगों का। जैसे कि इस पुल पे आए दिन ये घटनाएं होती जा रही है। अभी कुछ दिन सबसे पहले गाड़ी गिरी थी जो स्कॉर्पियो शायद नदी में, फिर उसके बाद एक ट्रैक्टर, फिर आज ये ट्रेलर का हुआ है, जो कि इसपे ट्रेलर वर्जित है भारी वाहन, लेकिन इसमें भारी वाहनों का प्रशासन के द्वारा या जिसकी जिम्मेदारी हो वो रोज रात में आने पे छोड़ दिया जाता है शाम के टाइम। आए दिन है यहाँ पे। देखिए अब इसमें तो ऊपर से ही पूरे प्रशासन का ही जिसका भी हो
मथुरा के बीएसए इंजीनियरिंग रोड पर 13 मार्च को एक शादी समारोह में हुई मारपीट और कुर्सियां चलाने के मामले में फरार चल रहे पार्षद पति तिलक वीर चौधरी सहित 5 लोगों को नोएडा से गिरफ्तार किया गया और कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। एसएसपी श्लोक कुमार के कड़े निर्देशों के चलते आरोपियों की गिरफ्तारी संभव हुई और तिलक वीर चौधरी पहले सत्ताधारी नेताओं से नजदीकियां होने के बावजूद फरार चल रहे थे। सहायक पुलिस अधीक्षक आशना चौधरी ने बताया कि आरोपी न्यायालय में पेश किए जाएंगे, जांच लगातार जारी है। दिनांक 13/3/26 को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें बीएसए चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक रामसिया वाटिका मैरिज होम में एक लड़ाई हो गई थी दो पक्षों के बीच में, जिसमें पुलिस द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। मुकदमा अपराध संख्या है 177/26। इस मुकदमे की विवेचना के क्रम में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें तिलकवीर सन ऑफ राजवीर, रवि सन ऑफ राजवीर, राजीव उर्फ राजू सन ऑफ मोहन श्याम, गिरीश सन ऑफ हरि प्रसाद और सौदान, इनकी गिरफ्तारी हुई है। कहाँ से गिरफ्तार किया उन्होंने? गिरफ्तार इन्हें नोएडा से किया गया है। ये पर्टिकुलर लोकेशन नोएडा में? आगरा में रिवार्ड पॉइंट के नाम पर लोगों को फंसाकर करीब 60 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने साइबर सेल और सदर थाना की संयुक्त कार्रवाई में गैंग के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मास्टरमाइंड देव चौहान भी पुलिस के हाथ लगा और जहां पर आरोपियों ने लोगों के ओटीपी लेकर उनके बैंक खातों से रकम निकाल ली और कार्रवाई में नकदी, मोबाइल, डेबिट कार्ड और इसके साथ आधार कार्ड जब्त किए गए। अभी कुछ आरोपी फरार हैं और जांच में पता चला है कि उन्होंने करोड़ों की ठगी की योजना बनाई थी। महोदय के निर्देशन में आप सभी जानते हैं कि आगरा पुलिस समय समय पर साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाकर उन पर कार्रवाई करती है। इसी क्रम में कल दिनांक 3/4/2026 को हमारी साइबर सेल और साइबर थाने की टीम और थाना सदर बाजार की टीमों ने जो पहले से एनसीआरपी कंप्लेंट्स थी उन्हीं पर काम करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि भोले भाले लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट्स का लालच देकर और उन्हें ओटीपी के माध्यम से उनको फोन का एक्सेस लेकर फाइनेंशियल अपराध कारित करते थे। इनके ऊपर 13 से ज्यादा एनसीआरपी कंप्लेंट्स थी और इनके पास से 10 मोबाइल फोन, 7 एटीएम कार्ड, 3 आधार कार्ड व कुछ पैसे बरामद थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती थी कि एक देव चौहान नाम का व्यक्ति है जो कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है। उसके इशारे पर ये लोग अन्य व्यक्तियों से सिम कार्ड, अकाउंट्स, म्यूल अकाउंट्स खुलवाकर लालच देकर उन्हें प्रोवाइड करते थे, जिसके बाद भोले भाले लोगों के साथ साइबर ठगी कारित की जाती थी। इसमें थाना सदर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, कहा गया कि विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने रुपए की साइबर ठगी मतलब? देखिए, जो कंप्लेंट्स हैं 13, ये लगभग 60 लाख रुपए का फाइनेंशियल अपराध इन 13 एनसीआरपी कंप्लेंट्स पर है। इसके अलावा बाकी भी जो कंप्लेंट्स अभी रजिस्टर नहीं हुई है उन पर भी हम काम कर रहे हैं कि कहीं की दूसरे नाम से, दूसरे अकाउंट से और भी तो साइबर कंप्लेंट्स इनके खिलाफ है कि नहीं। देखिए, अप्रोच ये अगर कोई जरूरतमंद है उसे पैसों का लालच देकर उससे अकाउंट्स खुलवा लेते थे, सिम ले लेते थे और फिर परसेंटेज के बेसिस पर अपने जो इनके मास्टरमाइंड है उन तक पहुंचाते थे। फिर इन जो फेक आइडेंटिटी है या फिर जो ये म्यूल अकाउंट्स हैं, सिम्स हैं, इनका यूज कर जो इस गिरोह का मास्टरमाइंड है वो बड़े स्तर पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। थाना सदर पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में ताजनगरी आगरा में 60 लाख की ठगी का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कह सकते हैं कि जो गैंग के 10 सदस्यों को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से नकदी और कई भारी संख्या में आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। वहीं आगरा पुलिस जो है वो इस गैंग के अन्य सदस्यों की भी तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आगे और ज्यादा जो ठगी हुई है उसका भी खुलासा आगरा पुलिस कर सकती है। आगरा से RNTV नेशनल के लिए फैजान अहमद। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।